पहले नंबर पे कौन सा कैंसर है? फीमेल के अंदर ब्रेस्ट, मेल के अंदर ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है, लंग्स का कैंसर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह स्मोकिंग है। एक बंदा है उसको कैंसर हुआ है, उसमें जो शरह अमवात होती है वो क्या होती है? उस लंग्स के अंदर तो इतना अच्छा नहीं है। स्क्रीनिंग किस स्टेज पे जाकर करवानी चाहिए? जैसे ये मेमोग्राफी है जो ब्रेस्ट कैंसर के वाले से, उसका बताएं कब करवानी चाहिए? ये स्क्रीनिंग अनफॉर्चुनेटली जैसे होनी चाहिए हमारे मुल्क में नहीं वैसे होती, और ये कैंसर से बचाव का बेहतरीन तरीक़ाकार स्क्रीनिंग ही है। लेकिन वो तो सिर्फ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से है। नहीं, सबकी है स्क्रीनिंग, सबकी उसमें किस तरह हो सकती है, मतलब इस स्क्रीनिंग? टेस्ट होते हैं कुछ। अब ब्रेस्ट कैंसर से हम बात करते हैं। अब एक जब उम्र 40 की हो जाए ना किसी भी खातून की, हमारे घर में खातून हैं, जिसके घर में भी खातून, जो भी हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, जो भी घर में खातून जो 40 से ऊपर है, उनको हर साल मेमोग्राफी कराना चाहिए। मेमोग्राफी एक सिंपल सा टेस्ट है, ऐसे एक्सरे ब्रेस्ट का, कुछ भी नहीं है, 10-15 मिनट का टेस्ट है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करवाना चाहिए। क्योंकि ये जो हर जगह पे हो जाता है या सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल में ही? हर जगह पे अब तो जगह जगह पर हो रहा है। मेमोग्राफी की जो है ना वो वैने भी हैं, गवर्नमेंट ने तो इसके बाकायदा बड़ी सहूलतें दे दी हैं ठीक है मेमोग्राफी की, लेकिन बस नहीं करवाते। अगर मैं खुद से पूछूं, आपसे पूछूं, शायद हमने भी ना अपनी फैमिली के अंदर करवाई हो मेमोग्राफी। ऐसे ही है। ये अलमिया है कि हम लोग इसको ना संजीदगी से नहीं लेते। और इसी तरह PSA टेस्ट है, अगर उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है मर्दों को, प्रोस्टेट के कैंसर के लिए PSA लेवल कराना चाहिए। CE एक टेस्ट है, वो करा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस के टेस्ट करा लेने चाहिए। जिगर का कैंसर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिगर का हेपेटाइटिस, ये उससे कन्वर्ट होता है। हेपेटाइटिस बहुत हाई रिस्क फैक्टर है। हेपेटाइटिस कन्वर्ट होता है लिवर कैंसर के लिवर कैंसर के लिए, और बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में इतना नहीं जितना इस पाकिस्तान का रेशो। लीवर दूसरे तीसरे नंबर पे जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसकी जो है क्योर भी नहीं है। पहले नंबर पे कौन सा कैंसर है अगर देखें पाकिस्तान में? पहले नंबर पे मेल और फीमेल का अलग-अलग कैटेगराइज कर लें तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट सबसे ज़्यादा है, और मेल के अंदर ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है, लंग्स का कैंसर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह स्मोकिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ख़तरनाक चीज़ स्मोकिंग है। मुंह का कैंसर, मुंह के कैंसर, मुंह का, गले का, सांस के नाली का, आंतों का भी, इसमें मसाने का, और फिर ये छालिया, गुटखा, पान, नशा। लेकिन ये जो लोग खा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर बंदा सिगरेट पी रहा है, वो 15-20 साल से पी रहे है, वो कहता है कि भाई मैं तो 15-20 साल से पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फलां बंदे को अगर हो गया तो इसका मतलब इसका कोई लिंक नहीं है। ये इस तरह से वो जवाब क्रिएट करते हैं ना। जी बिल्कुल, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। 100 बंदे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है, उसमें से 20 को खुदा न खास्ता लंग का कैंसर हो गया। उन 20 में से 18 की हिस्ट्री होगी स्मोकिंग की, 98%। ठीक है। इट मीन्स कि परसेंटेज 98% है उन लोगों की जो स्मोक कर रहे हैं और उनको लंग का कैंसर हो गया। तो इतना हाई रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग का। देखिए, सबको तो नहीं होगा। उसमें ये भी शायद बात होती है कि इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है वो ज़रा उस पर ज़रा बचत हो जाती है उसकी। जैसा ये कोरोना में वायरस फैला था, उसमें भी तो हर किसी को नहीं हुआ था। बिल्कुल सर्वाइवल रेट जो उसी की, हाँ, जिनकी हैबिट्स ऑफ लाइफ, एक्सरसाइज और सब चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं, एक्टिव है, वो ज़रा बच जाते हैं। अदरवाइज जिसको होना है, जिसको देखिए, ये भी तो कंटिन्यू स्टिमुलेशन है ना, अंदर धुआं जा रहा है और उसका निकोटीन वगैरह जो भी इसके अंदर केमिकल है वो अंदर जा रहा है और वो कैंसर काज कर रहा है। जिसको भी हो रहा है लंग का कैंसर, उसकी मेन रीज़न ये स्मोकिंग है। मेन रीज़न स्मोकिंग है। अच्छा, अगर किसी को हो जाए, मिसाल के तौर पे कि एक बंदा है उसको कैंसर हुआ है, उसमें जो शरह अमवात होती है वो क्या होती है? उसकी जो सर्वाइवल रेट क्या होता है बाकियों की निस्बत? इसमें ज़्यादा होता है या कम होता है? लंग के अंदर क्या बात कर रहे हैं? लंग्स के अंदर तो इतना अच्छा नहीं है। इसको जो सर्वाइवल रेट है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लंग का कैंसर, लंग के कैविटी है ना, 2 बड़ी कैविटीज़ हैं, और ये अपीयर ही जब होता है जब ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका होता है। इसके मुकाबले में जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो ऊपर ही पड़े हुए हैं। ब्रेस्ट स्किन के ऊपर, यहाँ पर उसको गिल्टी महसूस हुई,
खातून ने देखा भी गिल्टी है, उसने चेक करवा लिया, अर्ली डायग्नोज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी होगी, पेशेंट ठीक हो गया। और लंग वाला जो है उसको कफ चल रही, खांसी चल रही, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गया, वो कह रहा है खांसी, कभी कफ सिरप पी रहा है, कभी वो जोशांदा पी रहा है, कभी कोई चीज़ पी रहा है। उसके बाद खांसी के साथ खून आना शुरू हो गया, उसका कह रहा है टीबी हो रही है। इस तरह करते करते मैं टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, उसका टाइम 6 से 7 महीने ज़ाया हो जाता है। तो वो जो टाइम ज़ाया होता है इसके दरमियान फैल चुका होता है। इसमें कैंसर के अंदर इदार साहब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्ली डिटेक्शन, कंप्लीट डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। उसमें तो एक प्रोमिनेंट हो जाता है ना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है, खातून को गिल्टी फील सामने हुई, है, हाँ। थोड़ी हल्का डाउट हुआ। हाँ। अब जिस तरह बता रहे हैं उसमें डाउट वाली तो बात ही, वो समझते हैं कि ये खांसी आम रूटीन में है। ये 3-4 इस तरह के ट्यूमर्स हैं। लंग का हो गया, जो कि डायग्नोज होते होते आते लेट होता है, लेट हो जाता है। लीवर, उसके अलावा ओवरीज का या जो बच्चेदानी का होता है, क्योंकि वो कैविटी से ज़्यादा होती है, उसमें जो ख़वातीन के होते हैं कि उसमें मेंसेस में फ़र्क है, उसकी जो माहवारी इसके अंदर फ़र्क बढ़ जाता है, या जो जो ख़वातीन हैं जिनको पोस्ट मेनोपॉज़ल है, माहवारी बंद होगी दोबारा शुरू हो जाती है, या जिनकी माहवारी चल रही है उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वो पहले गायनेकोलॉजिकली सारी चीज़ें करते करते ये लिंक है उसके साथ, ये लिंक है ना कैंसर के साथ। उसके साइन सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स हैं कि उसको लोअर एब्डोमिनल पेन, पेल्विस में दर्द हो रही है, मुसलसल दर्द हो रही है, उसको पेन किलर ले रही है लेकिन दर्द उसको हो रही है। नहीं, कितना अर्सा तक वो मतलब होती रहे तो उसको फिर चेकअप कराना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए? देखिए, पेन का एक है, अगर एक किसी भी बंदे को 4-5-6 दिन हफ्ता पेन हो रही है और पेन किलर लेने के बावजूद भी हो रही है, तो उसको फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड में तो कोई इशू नहीं है, अल्ट्रासाउंड करवा लें फ़ौरन। CA-125 एक टेस्ट होता है, वो करवा लें। लेकिन ये होता है कि हमारी ख़वातीन, क्योंकि शाइनेस की भी वजह है, दूसरा अप्रोच होने की भी वजह है, तो वो उसको डिले कर देती है। पहले गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखती हैं कि शायद कोई ज़िचका बच्चा का मसला तो है, वो गायनेकोलॉजिस्ट को इसी की नहीं समझ लगती कि गायनेकोलॉजिकल शुरू में देखिए स्टार्ट में तो हर पेशेंट का ये नहीं पता लगता ना कि कैंसर है, वो ये समझते हैं शायद इसको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा है ना, पहले उसने टाइम ज़ाया किया, फिर गायनेकोलॉजिस्ट उसमें ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसमें भी टाइम लगा, क्योंकि एक कैविटी है ना, एक बड़ी जगह है उसके अंदर। अच्छा, जब वो उसका कोई मैस फील होता है, कोई रसौली फील होती है, तो देर हो चुकी होती है। इसमें फिर स्क्रीनिंग आ गई कि अगर इस तरह कोई मसला हो रहा है तो फौरी तौर पे जाकर अल्ट्रासाउंड करें। अल्ट्रासाउंड में कोई अल्ट्रासाउंड में कैंसर आ सकता है? ये अल्ट्रासाउंड में कैंसर नहीं आएगा, लेकिन रसौली का पता लग जाएगा के अंदर रसौली है, इसको ओवरी में, या ये चीज़ बड़ी हो रही है नॉर्मल से, इसका साइज़ जितना होना चाहिए उससे बहुत बड़ा होता जा रहा है, यहाँ पर सिस्ट आ रही है, ये रसौली आना शुरू हो गई है, काफ़ी कुछ पता लग जाए। नहीं तो सर, ये तो एहतियातन जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है खातून, ये तो उसको एहतियातन पहले ही करवा लेना चाहिए फिर। हाँ, करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो अच्छी होगी वो, बिल्कुल वो करते हैं, अच्छी और प्रैक्टिस जिनके होगी कि वो अंदर कोई सस्पिशन होती है कि वो पहले अल्ट्रासाउंड करवा ले, हाँ, सस्पिशन, ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, वो क्लियर फिर। और फिर उसमें ये है कि देखिए, अगर ओवरीज का, बच्चेदानी का या ओवरीज का कैंसर होना, उसकी सर्जरी हो जो ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर वो फैले ना, ओवरी तक रहे, ठीक हो जाता है, रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देते हैं। ठीक है सर।